मैं रोहन हिमांशु झा टेक्स्ट बुक पे आप सबका स्वागत करता हूं। आज का जो सेशन हमारा होगा वो जून के करंट अफेयर से स्टार्ट होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विदाउट एनी डिले। सबसे पहले क्वेश्चन पे चलते हैं। पहला क्वेश्चन है, सेफ ऑनलाइन लर्निंग इन द टाइम्स ऑफ कोविड-19 नामक इन्फॉर्मेशन बुकलेट अभी किसने लॉन्च की है। तो इसका आंसर देने के लिए सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं कि ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट मिनिस्टर रमेश पोखरियाल निशंक, जो शिक्षा मंत्रालय या शिक्षा मंत्री हैं, उन्होंने एक इन्फॉर्मेशन बुकलेट लॉन्च की है, सेफ ऑनलाइन लर्निंग इन द टाइम्स ऑफ कोविड-19। ये दरअसल पूरी की पूरी बुकलेट स्टूडेंट और टीचर्स की अवेयरनेस को लेकर के है। कोरोना वायरस के पेंडेमिक को लेकर के जितनी भी ऑफलाइन क्लासेस हैं एजुकेशन सेक्टर से रिलेटेड, वो सारी की सारी बंद की जा चुकी हैं, और अभी जितनी भी सर्विस दी जा रही हैं वो सारी की सारी ऑनलाइन ही सर्विस दी जा रही हैं। तो इस दौरान एक टीचर और स्टूडेंट के बीच में रिलेशन और डिस्टेंस और वो इमोशनल अटैचमेंट कैसे हो, और उससे रिलेटेड सारे के सारे ये इन्फॉर्मेशन शेयर करता है सेफ ऑनलाइन लर्निंग इन द टाइम्स ऑफ कोविड-19। तो एचआरडी मिनिस्टर ने ये एनसीईआरटी के साथ मिलकर के ये कदम उठाया है। तो इस तरीके से हमारा जो क्वेश्चन का आंसर हो जाता है वो ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट मिनिस्ट्री हो जाता है। तो ये हमारे पहले क्वेश्चन का पहला आंसर हो गया। नेक्स्ट है, प्रोजेक्ट स्वास्तिक के नाम से 360 फीट का लंबा पुल किस नदी के ऊपर बनाया गया है। तो यहाँ पर अगर हम फोकस करें तो बात करते हैं हम लोग BRO की, यानी बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन की। तो ये हमारा प्यारा भारत, इस प्यारे भारत की अगर हम बात कर लें तो ये इंडिया का हमारा मैप हो गया, प्यारा भारत। और इस प्यारे भारत की अगर हम बात करें तो बॉर्डर के किनारों पे जो सड़कें बनाई जाएंगी, जो स्ट्रेटेजिक लेवल पे ही जनरली बनाई जाती हैं आर्मी और एयरफोर्स के लिए, तो ऐसी सड़कों को बनाने का जो क्रेडिट जाता है इंडिया में बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन को ही जाता है। नाम से पता चल रहा है बॉर्डर के ऊपर जो सड़कें बनाई जाएंगी वो BRO ही बनाएगा। तो BRO बहुत सारे प्रोजेक्ट के साथ अभी काम कर रहा है, और उस प्रोजेक्ट की पूरी यहाँ पर लिस्ट बनी हुई है। अगर हम लोग हिमांग की बात करें तो BRO का ये जो प्रोजेक्ट है लेक में चल रहा है, चेतक बीकानेर के अंदर चल रहा है, पासीघाट के अंदर ब्राह्मणक नाम से चल रहा है, वर्तक तेजपुर में चल रहा है, और यहाँ पर अगर हम फोकस करें तो स्वास्तिक नाम से गैंगटोक यानी सिक्किम में चलाया जा रहा है। तो इस तरह से बहुत सारे BRO के प्रोजेक्ट हमारे बॉर्डर लाइन इलाके में चल रहे हैं, जो वार टाइम के लिए और पीस टाइम के लिए दोनों के लिए ही सड़कें बनाई जाती हैं। इवन भारत से बाहर भी अगर सड़कें बनानी हो हाई लेवल पे, बहुत अच्छे गुणवत्ता स्तर पे बहुत अच्छी सड़कें हों, तो ऐसी वो BRO ही बनाती है। इवन अफगानिस्तान के अंदर भी BRO ने एक प्रोजेक्ट बनाया है, दिलाराम जरांज करके, वहाँ का पूरा नेशनल हाईवे BRO ने ही डेवलप किया है। तो इस तरीके से स्वास्तिक नाम से जो हमारा प्रोजेक्ट हो जाएगा वो तीस्ता नदी के ऊपर हो जाएगा, क्योंकि तीस्ता नदी सिक्किम से ही होकर के आती है, और सिक्किम में ही ये सारा का सारा प्रोजेक्ट चल रहा है। अब बात करते हैं हम लोग अल्ट्रा स्वच्छ नाम के कीटाणु शोधन इकाई हाल फिलहाल किस एंटिटी या किस इकाई ने विकसित की है। इसका आंसर देने के लिए सबसे पहले हम समझ लेते हैं, ये है सारा का सारा डिसइंफेक्शन चैम्बर्स। और इस अल्ट्रा स्वच्छ चैम्बर में होता क्या है कि जितने भी हमारे पुलिस पर्सनल्स होते हैं उनकी जो यूनिफॉर्म होती है, उस यूनिफॉर्म पे अगर किसी तरह का बैक्टीरिया होता है तो ऐसे यूनिफॉर्म को या ऐसे PPE गैजेट्स को हम इस चैम्बर के अंदर रख देंगे। ये चैम्बर के अंदर जो डिसइंफेक्शंस से रिलेटेड काम होगा, इस यूनिफॉर्म के ऊपर जितने भी बैक्टीरिया होंगे वो सारे के सारे मार दिए जाएंगे, और इस तरीके से हमारे पुलिस पर्सनल जो इस कोविड-19 के दौरान अपने आप को काफ़ी सेंसिटिव इस मुद्दे पे भी वो अपनी सर्विस बड़े एक्टिवली दे रहे हैं, तो इस तरीके से उन लोगों को बचाव हो सकता है। और ये सारा का सारा जो चैम्बर अभी डिज़ाइन किया है वो डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने किया है। तो इस तरीके से इसका जो आंसर होता है वो डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन हो जाता है। चलते हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अरब सागर के अंदर अभी जो डिप्रेशन था, जब उस डिप्रेशन ने एक साइक्लोन का रूप ले लिया था, तो उस डिप्रेशन जो साइक्लोन में बदल गया था, तो उस साइक्लोन का क्या नाम दिया गया था। तो हाल फिलहाल साइक्लोन निसर्ग आया था इंडिया के वेस्ट कोस्ट की तरफ, यानी महाराष्ट्र रीजन की तरफ, वेस्टर्न कोस्ट की तरफ। तो ऐसे में इसने मुंबई और मुंबई से रिलेटेड या मुंबई के आसपास के इलाके को काफ़ी अफेक्ट किया था। तो ये जून 3 की घटना है या जून 3 के आसपास की घटना है। तो इस साइक्लोन को हम लोगों ने जो नाम दिया था वो साइक्लोन निसर्ग नाम दिया था।
तो नेक्स्ट चलते हैं हम अपने क्वेश्चन के ऊपर कि रेल यात्री और रेल कर्मचारियों की स्क्रीनिंग और निगरानी, क्योंकि जब कोविड-19 पेंडेमिक का दौर है, जब लेबर या दूसरे जो रेल यात्री हैं एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं, तो ऐसे में इस सर्विस में लगे हुए जो कर्मचारी होंगे या रेल यात्री खुद होंगे, उनकी स्क्रीनिंग और निगरानी को बहुत जल्दी करना होगा ताकि सर्विस को ऑन टाइम किया जा सके। तो इसके लिए हम लोगों ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी का हमने सहारा लिया है और इसमें हम लोगों ने एक रोबोट बनाया है, सक्षम रोबोट। तो इस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सक्षम रोबोट का क्या नाम दिया गया है, इसको आंसर देने के लिए सबसे पहले हम समझ लेते हैं। सेंट्रल रेलवे जिसका हेडक्वार्टर मुंबई सेंट्रल है, उन्होंने अभी कैप्टन अर्जुन नाम से एक रोबोट लॉन्च किया है जिसका काम होगा स्क्रीनिंग और सर्विलांस, ताकि बहुत जल्दी स्क्रीनिंग और सर्विलांस हो तो सर्विस बहुत ऑन टाइम हो सके। तो ऐसे में इस रोबोट को जो नाम दिया गया है वो अर्जुन नाम दिया गया है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इतिहास की वो पहली महिला और विश्व के वो 5वें व्यक्ति जिन्होंने दुनिया के सबसे बड़े महासागर यानी प्रशांत महासागर के सबसे गहरे स्थान, जिसे हम लोग मरियाना ट्रेंच कहते हैं, और उस मरियाना ट्रेंच के सबसे गहरे स्थान को चैलेंजर डीप कहा जाता है। तो इस चैलेंजर डीप जो बेसिकली सी लेवल से आपको 11 किलोमीटर नीचे जाना होगा लगभग, और इस दौरान जो पानी का प्रेशर होगा वो बहुत ज़्यादा प्रेशर होगा। तो इस प्रेशर्स को डील करने के लिए इसी तरह के इक्विपमेंट्स बनाए गए होंगे, और इस इक्विपमेंट्स में बैठ कर के इतिहास की जो हमारी सबसे बड़ी पहली महिला है वो इस चैलेंजर डीप में पहुंची है। तो हम चलते हैं इस न्यूज़ की तरफ। डीपेस्ट स्पॉट किसी भी महासागर का ये कैथी सुलिवन, जो कि बेसिकली एक एस्ट्रोनॉट भी थी पेशे से, और इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में वो चलने का रिकॉर्ड बना चुके हैं। फर्स्ट यूएस वुमेन है वो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में चलने का रिकॉर्ड ऑलरेडी उनके नाम है, और उन्होंने ये कीर्तिमान हासिल कर लिया है। पूरी दुनिया की पहली महिला और दुनिया के 5वें व्यक्ति में वो शुमार हो चुकी हैं। डेविड कैमरून पहले व्यक्ति थे जो इस ट्रेंच में पहुंचे थे। तो इस तरीके से हमारा जो आंसर हो जाएगा वो कैथी सुलिवन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है सिप्री ईयरबुक 2020, जो कि बेसिकली न्यूक्लियर और न्यूक्लियर से रिलेटेड जो वेपन्स होते हैं उसका पूरा लेखा जोखा रखती है। तो उन्होंने सिप्री का जो ये 2020 का जो डाटा है उसमें इंडिया के अंदर कितने न्यूक्लियर वेपन्स हैं और इस तरह से उनका जो ऑर्डर है वो कितना आता है। तो उसके लिए हम सबसे पहले सिप्री की इस वेबसाइट पे चलते हैं। सिप्री की वेबसाइट में सबसे ज़्यादा न्यूक्लियर जो वेपन्स हैं वो रशिया के पास हैं, लगभग 6400 वेपन्स हैं। उसके बाद बात आती है यूएसए की जो 2nd नंबर पे है। फिर बात करते हैं हम लोग चाइना की 3rd नंबर पे। उसके बाद बात करते हैं हम लोग फ्रांस की जो 4th नंबर पे है। इसके बाद 5th नंबर पे यूके है। इवन पाकिस्तान भी इंडिया से आगे है, 6th नंबर पे पाकिस्तान चला जाता है, और 7th नंबर पे इंडिया की बारी आती है न्यूक्लियर आर्म फोर्स न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी के रूप में या न्यूक्लियर वेपन्स के रूप में। तो इंडिया के पास जो न्यूक्लियर वेपन्स है वो लगभग 150 के आसपास है। तो इस तरीके से सिप्री ईयर 2020 के अनुसार भारत का जो ऑर्डर आ जाएगा वो 7th नंबर पे आ जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं हाल फिलहाल में माउंट मेरापी में, जो कि एक स्क्रेज ज्वालामुखी एक्टिव ज्वालामुखी है। एक्टिव ज्वालामुखी वो होते हैं जो बार बार फटते हैं, पास्ट में भी फट चुके हैं वो और फ्यूचर में भी फटेंगे। ऐसे ज्वालामुखी को ही हम लोग एक्टिव वोल्केनो कहते हैं। अभी ये हाल फिलहाल 2 बार इरप्ट हुआ है। तो ये बेसिकली किस कंट्री में है? इंडोनेशिया का माउंट मेरापी। दरअसल जब हम बात करते हैं इंडोनेशिया की, तो दुनिया में सबसे ज़्यादा जो इरप्शंस होती हैं एक्टिव वोल्केनो की, ऐसी एक्टिव वोल्केनो एक्चुअली इंडोनेशिया पूरा का पूरा बना ही वोल्केनो की इरप्शन से है। वोल्केनो की इरप्शन से जो लावा बाहर आया उसके जमाव से ही इंडोनेशिया का पूरा आइलैंड बना है। तो इंडोनेशिया लगभग 18,000 आइलैंड का ग्रुप है, और इंडोनेशिया में ज़्यादातर आइलैंड में बहुत सारे एक्टिव वोल्केनो हैं। तो हाल फिलहाल जून के महीने में माउंट मेरापी में इस तरह का इरप्शंस देखा गया था। तो इस तरीके से हमारा जो आंसर बन जाता है वो इंडोनेशिया बन जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ईरान माफ़ी चाहूँगा ओमान की तरफ से होते हुए या अफ्रीका की तरफ से होते हुए टिड्डियों के एक दल ने, लोकस्ट ने पूरा का पूरा हमला कर दिया। लोकस्ट दरअसल रास्ते में आने वाले जो जितने भी खाद्यान्न की जो चीज़ें होती हैं, फूड जो प्रोडक्ट होता है जो खेतों में होते हैं, पेड़ों पे होते हैं, उन सबको ये ख़त्म कर जाते हैं। बहुत बड़े नेटवर्क में ये होते हैं।
5-5 किलोमीटर 4-4 किलोमीटर के ये वाइड नेटवर्क में और करोड़ों टिड्डियाँ एक साथ आगे बढ़ती हैं। टिड्डियाँ बेसिकली इसमें एक टाइप है डिजर्ट लोकस्ट, तो वो ज़्यादा खतरनाक होता है। तो इस डिजर्ट लोकस्ट के अटैक को किस कंट्री ने ड्रोन के माध्यम से नियंत्रित या कंट्रोल करने का पूरा क्रेडिट लिया है? तो सबसे पहले हम इस न्यूज़ के साथ बात करते हैं। यूनियन मिनिस्टर ऑफ एग्रीकल्चर ने अभी स्टेट डिपार्टमेंट ऑफ राजस्थान के बेसिकली स्टेट एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट को ऐसे ड्रोन दिए थे ताकि ऐसे ड्रोन ऐसे लोकस्ट के ऊपर स्प्रे कर सके इंसेक्टिसाइड्स, जिसकी वजह से ये लोकस्ट का अटैक कम हो जाएगा या लोकस्ट मारे जाएंगे। तो इस तरीके से हमारा जो आंसर बन जाता है वो इंडिया बन जाता है। तो इंडिया ने ड्रोन के माध्यम से टिड्डियों को नियंत्रित किया है। अब बात करते हैं हम लोग खोलोंगछू प्रोजेक्ट जो बेसिकली प्रस्तावित है वो किन दो देशों के बीच में प्रस्तावित है। जून के आखिरी में हम लोगों ने देखा कि खोलोंगछू रिवर के ऊपर इंडिया और भूटान ने 600 मेगावाट का जो है हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी डैम बनाने का एक प्रोजेक्ट लाने की बात की है। तो इस तरीके से हमारा इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाता है इंडिया और भूटान के बीच में ये पैक्ट किया गया है ये बांध बनाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है जर्मी क्लीन नाम से एक सैनिटाइजर चैम्बर बनाया गया है। ये सैनिटाइजिंग चैम्बर किसने डेवलप किया है? तो ये जर्मी क्लीन करके जो सैनिटाइजिंग चैम्बर है वो सैनिटाइजिंग चैम्बर डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने ये डेवलप किया है। तो इस तरीके से जर्मी क्लीन सैनिटाइज करता है और DRDO इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है नासा ने अभी किसके नाम पे अपने हेडक्वार्टर का नाम रखा है? तो उसके लिए हम लोग सबसे पहले चलते हैं। ये हैं मैरी W जैक्सन जो नासा की पहली अफ्रीकन अमेरिकन साइंटिस्ट थी और इन्हीं के ऑनर में नासा ने अभी अपने हेडक्वार्टर का नाम मैरी W जैक्सन नासा हेडक्वार्टर रख दिया है। तो ये इनके ऑर्डर में या इनके ऑनर में रखा गया है। तो इस तरीके से हमारा ये जो आंसर है मैरी W जैक्सन हो जाएगा। दो देशों के बीच में ग्रांड रेनेसांस डैम को लेकर के विवाद बना हुआ है। ये दो देश कौन से हैं? तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं हॉर्न ऑफ अफ्रीका की। हॉर्न ऑफ अफ्रीका में ये है इथोपिया और यहाँ पे है सूडान। और यहाँ पर इथोपियन हाईलैंड से एक नदी निकलती है जिसको हम लोग ब्लू नाइल का नाम देते हैं और इस ब्लू नाइल के ऊपर यहाँ पर एक डैम बना है जिसे हम कहते हैं ग्रांड इथोपियन रेनेसांस डैम। इस डैम में दरअसल दिक्कत ये है कि इस डैम को जब बनाया जाएगा तो अफ्रीका के सबसे बड़े डैम में से एक डैम है। तो जब ये डैम बनेगा तो ये पानी को रोकेगा और ये पानी अल्टीमेटली ब्लू नाइल यहाँ आकर के सूडान की जो राजधानी है खार्तूम वहाँ पर आकर के ये दोनों नदियाँ वाइट नाइल और ब्लू नाइल एक हो जाती हैं और उसके बाद ये नदी पूरी की पूरी इजिप्ट से होते हुए मेडिटेरेनियन सी भूमध्य सागर में अपना पानी डाल देती हैं, डेल्टा वहाँ पर जाकर के बनाती है। तो अपना पानी अल्टीमेटली ड्रेन करती है मेडिटेरेनियन सी के अंदर। तो इजिप्ट का इस पे आपत्ति आया। इजिप्ट ने कहा कि अगर आप ये डैम बनाते हैं तो इस डैम में पानी रुकेगा जिसकी वजह से ड्रॉट जैसी सिचुएशन इजिप्ट को फेस करनी पड़ सकती है। तो इस तरीके से ये बोन ऑफ कंटेंशन बन जाता है इजिप्ट और इथोपिया के बीच में। तो इस तरीके से हमारा जो आंसर हो जाएगा इथोपिया एंड इजिप्ट इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है हाल फिलहाल लिम्पियाधुरा, काला पानी और लिपू लेक को लेकर के भारत का इनमें से किस देश के साथ विवाद बढ़ गया था? तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग इस मैप के थ्रू। यहाँ पर ये हमारा प्यारा भारत, इसके साथ ये लगता हुआ नेपाल और ये चाइना। तो इंडिया के उत्तराखंड रीजन में यहाँ पर लिम्पियाधुरा है, यहाँ पर काला पानी है और यहाँ पर लिपू लेक है। तो दरअसल ये तीन जो रीजन है नेपाल इसे अपना बताता है और इन तीनों रीजन्स को वो अपने मैप में दिखाना चाहता है। पहले ये एरिया डिस्प्यूटेड नहीं था, नेपाल इस पे कोई डिस्प्यूट नहीं कर रहा था। हाल फिलहाल नेपाल ने इस पे आपत्ति जताई है। तो इस तरीके से लिम्पियाधुरा, काला पानी और लिपू लेक को लेकर के भारत का विवाद नेपाल के साथ बढ़ गया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स की रिपोर्ट के अनुसार भारत का क्रम कौन सा है? दरअसल वर्ल्ड कॉम्पिटिटिव इंडेक्स जो होती है वो इंडिया के अंदर एक ऐसा एनवायरनमेंट को देखती है जिसमें जीडीपी या जीडीपी से रिलेटेड पॉलिसीज़ को दिखाती हैं जो डिटरमाइन करती हैं किसी भी कंट्री की प्रोडक्टिविटी लेवल को, वहाँ के पब्लिक इंस्टीट्यूशंस के लिए बेहतर एनवायरनमेंट की और टेक्निकल कंडीशंस की। तो
कई सारे पैरामीटर पे ये पूरा का पूरा इंडेक्स बनाया जाता है। तो हाल फिलहाल ये जो कॉम्पिटिटिव इंडेक्स है, इस कॉम्पिटिटिव इंडेक्स में इंडिया का जो रैंक है 43rd रखा गया है। सिंगापुर को इसमें टॉप पे रखा गया है। तो कुछ देशों की इसमें बढ़ोतरी हुई है, बाकी लगभग 2019 के हिसाब से जो इंडेक्स बना था लगभग उसमें उतने ही, उसमें ज़्यादा कोई चेंजेस हुए नहीं हैं। तो इस तरीके से जो इंडिया का जो इसमें क्रम आता है या नंबर आता है वो 43rd आता है। स्वदेश परियोजना किस मंत्रालय के द्वारा लाया गया है? ये स्वदेश परियोजना है क्या, सबसे पहले हम समझ लेते हैं। कोविड-19 पैंडेमिक के दौर में जब इंटरनेशनल फ्लाइट बंद कर दी गई थी, इंटरनेशनल कनेक्टिविटी बंद कर दी गई, कोई भी कनेक्टिविटी नहीं हो रही थी, तो ऐसे में इंडिया ने वंदे भारत मिशन की शुरुआत की है। वंदे भारत मिशन की शुरुआत की है जी। इस मिशन में अब दुनिया के अलग अलग कोनों से, जिसमें इंडियंस रह रहे थे, इंडियन डायस्पोरा के लोगों को इंडिया लाना था। तो वो लोग जो इंडिया आएंगे, अब ऐसे में उनके सामने नौकरियों का खतरा होगा। ऐसे नौकरियों के खतरे से निपटने के लिए मिनिस्ट्री ऑफ स्किल एंड डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप, मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन और मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने इन सब का डाटाबेस रखना शुरू कर दिया है। जो भी क्वालिफाइड सिटीजन्स होंगे उनके स्किल के बेस पे इन लोगों को जॉब दी जाएगी। तो इस पूरे के पूरे प्रोजेक्ट का नाम दिया गया है स्वदेश। तो इस स्वदेश परियोजना को कौन मंत्रालय लेकर के आया, तो हम पिछले स्लाइड्स में समझ चुके हैं। स्किल डेवलपमेंट, एविएशन और एक्सटर्नल अफेयर्स, ये तीनों ही मिनिस्ट्रीज का पूरा डाटा बेस रखती हैं। तो इस तरीके से इसका आंसर हो जाता है ऑल ऑफ द अबव। अभी हाल फिलहाल में राजा परवा त्यौहार जो बेसिकली 3 दिन तक चलता है, वो किस राज्य में चलाया जाता है? तो यहाँ पर हम बात कर लेते हैं, ये पूरा का पूरा जो फेस्टिवल है वो मदर अर्थ या भूमा देवी या भूमि देवी के ऊपर या उनको ही डेडिकेटेड है। यहाँ पर वुमेन्स को प्रायोरिटी दी जाती है और ये 3 दिन ये फेस्टिवल पूरा का पूरा चलता है। और इस पूरे फेस्टिवल को राजा परवा के नाम से जाना जाता है, जो उड़ीसा में बहुत फेमस है। तो इस तरीके से ये 3 दिन का यूनिक राजा पर्व फेस्टिवल उड़ीसा के अंदर सेलिब्रेट किया गया है। नेक्स्ट है हाल फिलहाल वो झील, लोनार झील, जो पिंक हो गई थी उसमें पाए जाने वाले अलगाई की वजह से। ये झील है कहाँ? ये लोनार लेक है। ये लोनार लेक यहाँ पर पाए जाने वाले एल्गाई की वजह से पिंक हो गई थी, और इस पिंक होने की वजह से ये अभी हाल फिलहाल चर्चा में है। तो ये लोनार झील किस राज्य में है? इस राज्य का नाम होगा राजस्थान। तो नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। इंडिया और चाइना के बीच में कन्फ्लिक्ट्स को लेकर के एक रोड न्यूज़ में थी, दरबुक श्योक। दरअसल होता ये है कि जब हमारे डिफेंस मिनिस्ट्री और मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, माफ़ी चाहूँगा, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स जब दरबुक श्योक रोड को जब इनॉग्रेट करती है, तो चाइना को इससे बौखलाहट शुरू होती है और चाइना इस पे आपत्ति जताता है इस रोड पे। और उसके बाद वो इंडिया और चाइना के बीच में कन्फ्लिक्ट को लेकर के सामने लेकर के आता है। तो चाइना बेसिकली गलवान रीजन्स के अंदर, डेमचोक के अंदर, देपशांग के अंदर ये कन्फ्लिक्ट रीजन बन गया है, क्योंकि दरबुक श्योक रोड एक तरीके से बोन ऑफ कंटेंशन चाइना को दिखाई देता है। चाइना नहीं चाहता था कि ये रोड बन करके तैयार हो। तो ये सारे के सारे रीजन, जैसे दौलत बेग रोड हो गया, श्योक हो गया, दरबुक हो गया, तो ये दरबुक से लेकर के श्योक के बीच में जो रोड है, और उसके बाद श्योक से लेकर के दौलत बेग तक जो रोड जाती है, ये सारे के सारे नेटवर्क को हमारे बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने ही तैयार किया है, और ये सारा का सारा रोड का नेटवर्क लद्दाख में है। तो इस तरीके से ये रोड का नेटवर्क किस राज्य और किस केंद्र शासित प्रदेश में है? तो उसका आंसर हो जाएगा हमारा लद्दाख। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बगजान नामक तेल के कुएं में गैस के रिसाव से किस राज्य के अंदर ये आग लग गई थी? बेसिकली किस राज्य में ये बगजान तेल कुआं है जिसने गैस लीक होने की वजह से आग पकड़ ली थी? तो असम के अंदर बगजान ऑयल वेल के अंदर जब गैस का रिसाव हुआ था, तो इसने आग पकड़ ली थी। फिर इस आग पे कंट्रोल भी पाया गया था। तो ये घटना जून के लास्ट में ही हुई थी। तो इस तरीके से हमारा इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो असम